नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर भूषण पेंडे, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। गोविंद ऑर्थो क्लिनिक मानेवाड़ा स्क्वायर में मेरी प्रैक्टिस है। आज मैं मीडिया के माध्यम से आपको आर्थराइटिस या संधिवात जिसे कहते हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि इस वातावरण में काफ़ी कॉमन बीमारी है। जी, जैसे कि आपने बताया कि संधिवात, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये प्रमुख तौर पर ऐसी तकलीफें हैं जो खास करके ठंडी में हुआ करती है। क्या प्रमुख कारण हो सकता है कि ये तकलीफ ठंडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? अपने जो जॉइंट्स होते हैं उनमें एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको मोटर फ्लूइड या जैसे मोटर फ्लूइड रहता है उसी वजह से उसी तरीके से एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है जो लिब्रिकेशन का काम करता है, जिसकी वजह से अपने जॉइंट के सभी जॉइंट का मूवमेंट होता है, हलचल होती है। ठंडी के दिनों में यही जो साइनोवियल फ्लूइड होता है इसका स्लज बन जाता है, जो कि थोड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल मूवमेंट होना चाहिए जॉइंट का वो नहीं हो पाता और जॉइंट रेंज कम हो जाता है, जिसे हम लोग स्टिफनेस कहते हैं। और उसी कारण से कार्टिलेज डैमेज होता है और संधिवात यानी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को कॉमनली संधिवात इस तरीके से या फिर आर्थराइटिस ऐसे कहा जाता है। क्या प्रमुख तौर पर लोगों ने करना चाहिए ठंडी के दिनों में इस तकलीफों से दूर होने? ठंडी के दिनों में ये डिसीज कॉमन है तो सीधा सा उसका जवाब होता है कि ठंड से हमें बच के रहना है, यानी अपने शरीर को गर्म रखना है। शरीर को गर्म रखने के लिए हमें गर्म लोकरी के जो कपड़े होते हैं वो पहनने हैं, हैंड ग्लव्स, सॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें पहन के रखनी है। ठंड से थोड़ा सा दूर रहना है, यानी सुबह जैसे 8 बजे से पहले घर के बाहर में ठंड ज़्यादा होती है या रात को 8 बजे के बाद बढ़ जाती है, तो ये रात का जो 8 से 8 का पीरियड है, इस पीरियड के दरमियान हमें घर के अंदर ही रहना है। और घर के बाहर भी निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहन के रखना, इन सारी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। इन समय क्या ना करें? इस समय में जो अपना मूवमेंट होता है, जो हलचल होती है, वो लिमिटेड रखनी है। लिमिटेड मतलब उठना बैठना, ये सारी जो चीज़ें होती है हमें संभल के करनी है। आर्थराइटिस जो होता है, जो स्टिफनेस आता है, वो बॉडी का मूवमेंट ना करने की वजह से होता है, तो हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। आर्थराइटिस किसी भी सीज़न में हो या चाहे किसी भी उम्र के लोगों को हो, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो जिनमें बॉडी का मूवमेंट कम है उन लोगों में ज़्यादा होता है। इसलिए हमें एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली करना है आर्थराइटिस दूर करने के लिए। आर्थराइटिस को लेके बहुत सारे लोग बहुत हद तक कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मल तौर पे घुटने दर्द देना कुछ लोग सोचते हैं कि वजन के बढ़ाव के कारण हो रहा है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है हो जाएगा, निग्लिजेंस का वातावरण ही बहुत है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि पर्टिकुलर जो आर्थराइटिस है इसके बारे में? जो वज़न का है वो कॉमन फैक्टर है। वज़न बढ़ने की वजह से जॉइंट के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से आर्थराइटिस बढ़ता है। तो ओबेसिटी या वज़न बढ़ना ये आर्थराइटिस के कॉमन रीज़न है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा चीज़ ऐसा होता है कि जो अपना खान पान है उसमें हमें ओमेगा फैटी एसिड जो होता है, जो कि फिश या सीड्स, पल्सेस, इनमें ज़्यादा रहता है, ये सारे प्रोडक्ट जो है हमें ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए, ज़्यादा खाने चाहिए। आर्थराइटिस ठीक करने के बारे में अगर बात करें तो क्या आर्थराइटिस पूरी तरह ठीक हो सकता है? आर्थराइटिस पूरी तरह ठीक नहीं होता, लेकिन आर्थराइटिस को कंट्रोल में रखा जाता है। और आर्थराइटिस किस लेवल पर डायग्नोस हुआ है ये ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपको संधिवात की शुरुआत हो रही है या आपके जोड़ों में दर्द शुरू हुआ है, आपने जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आप उसका इलाज जल्दी कर सके और बीमारी ज़्यादा बढ़ने से पहले ही हम उसे कंट्रोल कर सकें। तो आर्थराइटिस को कंट्रोल करना आसान है, हाँ, उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें काफ़ी हेरिडिटरी फैक्टर डिपेंड करते हैं, कई लाइफस्टाइल के जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, इसलिए सभी को आर्थराइटिस नहीं होता है। आर्थराइटिस अगर भारत की बात करूँ मैं, तो भारत में लगभग 15% लोगों को या 15% लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी है, जो कि अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊँ तो ऑलमोस्ट 180-10 लाख जो लोग संख्या है अपनी, उन लोगों को आर्थराइटिस से आज भारत में पीड़ित है। तो इसलिए आर्थराइटिस सभी को होता है ऐसे नहीं है, लेकिन आर्थराइटिस सभी उम्र के लोगों को हो सकता है। जैसे बच्चों में जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है या ओल्ड एज में सेनाइल आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसमें 4 ग्रेड्स होते हैं, जो हमने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ग्रेडिंग किया है, जिसमें 1, 2, जिसमें जो प्राइमरी ग्रेडिंग्स होता है 1, 2, जिसमें कि आर्थराइटिस इतना ज़्यादा नहीं फैला है, वो मेडिसिन, एक्सरसाइज
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा मोटापा कम करना, इन चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आ जाता है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर हो चुका है, उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके बारे में लोगों में काफ़ी संभ्रम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोगों ने अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन से कंसल्ट करके दूर करनी चाहिए। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में काफ़ी डेवलप हो गया है, काफ़ी मॉडिफाइड हो गया है, जो कि रोबोटिक सर्जरी से भी किया जाता है। तो ग्रेड 3-4 जिनमें सीवियर है और जिनमें डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो गई है, जिनका पैर पूरा मुड़ता नहीं, सीधा नहीं होता है चलने में, जिन्हें लंगड़ाहट है, ऐसे केसेस में टोटल नी रिप्लेसमेंट बेस्ट ऑप्शन है। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि संधिवात के बारे में जो भी बाहर में संभ्रम फैला है, उसे दूर करने के लिए आप अपने डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन इनसे कंसल्ट कीजिए। ठंड के दिनों में मैं इनको आर्थराइटिस से बचाव के लिए कुछ सिंपल से उपाय बताना चाहता हूँ, जैसे कि शरीर को गर्म रखना है, गर्म कपड़े पहन के, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, उसके बाद में वार्म अप जिसे कहते हैं हम लोग, यानी कुछ भी चलना फिरना, एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग जो होता है वो ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का रेगुलर कंजम्पशन ज़रूरी है। विटामिन डी, जो कि अभी तक जिसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बताया गया था, लेकिन विटामिन डी सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है, जिसे कैल्शियम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो विटामिन डी का कंजम्पशन इन्होंने हमेशा रखना है। इस तरीके से काफ़ी सारे उपाय करके आर्थराइटिक जो है उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो जिनमें डिसीज़ ज़्यादा फैल गया है, जिनमें उनको मेडिसिन या इंजेक्शन से हम काफ़ी हद तक रिलीफ दे सकते हैं। सर, आप अनगिनत वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो एक दुखी शरीर लेके, दुखी पैर लेके आपके पास आते हैं और ठीक होके जाते हैं, तो किस तरह की खुशी आपको उनके ठीक होने का महसूस होती है? एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे अच्छा ब्रांच मैंने सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हो कहीं ना कहीं दर्द लेके आते हैं, तो जब वो वापस जाते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान ही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो आई थिंक जो पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाते हो, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मेरा दर्द दूर कर दिया, तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो आई एम थैंकफुल कि उनके चेहरे पे स्माइल आई है, तो वो सबसे अच्छी उपलब्धि है। अगर मैं रोहित ऑर्थो केयर की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे पेशेंट्स के लिए ऑर्थो रिलेटेड कौन कौन से फैसिलिटीज़ प्रमुख तौर पर उपलब्ध हैं? फ्रैक्चर एक्सीडेंट का उपचार, आर्थराइटिस मैक्सिमम लेवल पे हम लोग यहाँ पे आर्थराइटिस के पेशेंट का उपचार देते हैं। इसके अलावा स्पाइन प्रॉब्लम्स है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो गया, या फिर शोल्डर जॉइंट का तकलीफ होता है, टेनिस एल्बो, प्लांटर फेशियाइटिस या आर्थराइटिस को ही कहेंगे तो गाउट हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन सभी प्रकार का ट्रीटमेंट हम गोविंद ऑर्थो क्लिनिक में पेशेंट को। ओपीडी में हमारा टाइमिंग सुबह 11 से 1 और शाम को 8 से 10 बजे तक होता है। उस बीच में पेशेंट कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इमरजेंसी इस पर हमने मोबाइल नंबर दे के रखा है, तो उस द्वारा भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गोविंद ऑर्थो क्लिनिक हमारा रिंग रोड मानेवाड़ा स्क्वायर पे केशव हॉस्पिटल के अपोजिट में है। आप कभी भी आए। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।